बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि आज हमारा ये हफ्ते का पहला शो है। हमारी कोशिश होगी कि गुज़िश्ता 2-3 दिन में जो भी हैपनिंग्स हुई हैं उनको अपने प्रोग्राम में हम शामिल करें और फिर अपने जो एनालिस्ट होते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, उनसे जो है फिर उनका ओपिनियन लें और उनकी एक्सपर्ट राय अपने प्रोग्राम में शामिल करें। आज के शो में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन भी ऑन है। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो इस वक्त बिग बैश में भी खेलते नजर आ रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग का कामयाब रोड शो पहले लंदन में हुआ, उसके बाद अब जो है वो अमेरिका में कामयाब शो हुआ। PSL की विंडो का भी ऐलान कर दिया गया है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अंडर 19 में पाकिस्तान को इंडिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और भारत में मेसी के साथ जो मैच हुआ उसको भी आज के प्रोग्राम में मौजूद सुखद बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। PSL ट्रॉफी की न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर नुमाइश। टाइम्स स्क्वायर पर फैंस की बड़ी तादाद पहुंच गई। चेयरमैन PCB लेजेंड्स कौमी टीम के खिलाड़ियों की इवेंट में शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL 11 का ऐलान कर दिया। 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। PSL में सरमाकारी करने वालों को खातिर ख्वाह फायदा मिलता है। PCB और PSL की इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। PSL मकामी टैलेंट को निखारने और नए खिलाड़ियों को सामने लाने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। साबिक कप्तान वसीम अकरम। इंटरनेशनल मैचेस में कामयाबी की बड़ी वजह PSL है। T20 कप्तान सलमान अलियाहा। PSL हमारा अपना ब्रांड है और रोड शो इसकी मकबूलियत का सबूत है। वर्ल्ड कप सर पर है, टीम में ज्यादा तजुर्बे करने की जरूरत नहीं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान टीम कल UAE से खेलेगी। भारत में इखलाकी पस्ती, मेहमान नवाजी की बदतरीन मिसाल। लायनल मेसी के रंच में नाकिस सिक्योरिटी, शदीद बदनज़मी। सिक्योरिटी नाकामी, मेसी को स्टेडियम छोड़ना पड़ा। मोदी के दावों पर सवाल, भारत की आलमी जगहसाई। यहाँ की टॉप स्टोरी और जहाँ पे आपने आखिरी स्टोरी देखी कि लियोनेल मेसी के साथ जो भी कुछ कोलकाता में हुआ वो अच्छी बात नहीं है। कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि भारत ने एक स्टार को बुलाया और उसकी भरपूर तरीके से ना सिर्फ पजीराई कर सका बल्कि मेहमान नवाजी कर सका। और अब इसके अंदर मजीद जो अपडेट है वो ये है कि इस जो पूरे इवेंट था उसके जो चीफ ऑर्गेनाइजर थे उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ FIR जो है वो लॉन्च कर दी गई है। आज के शो में काफ़ी हम बात करेंगे इस मौजूद के हवाले से भी, लेकिन इस वक्त के ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने हेडलाइंस देखी और उसमें आपने बहुत सारी खबरें देखी कि जिनको डिस्कस करेंगे आज के शो में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कि जिनकी न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी बड़ी गहरी निगाह है। एक तवील अरसे से, कई दिहाइयों से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, कलम से उनका रिश्ता। लेकिन अब जब गुफ्तगू करते हैं तो बहुत ही शुस्ता और बहुत ही पुरस्सर अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। लहजा धीमा ज़रूर है लेकिन जो जुमलों में जो इनकी चाशनी है वो यकीनी तौर पे जब भी गुफ्तगू करते हैं वो बजा तौर पे महसूस की जा सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली मियां, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम कि आपने एक दफ़ा फिर जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं हमेशा की तरह कि आपका जो साथ है वो हमारे शो को चार चांद लगा देता है। सर सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और अब बड़ा कामयाब रोड शो जो था पहले इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद अब PSL का जो रोड शो हुआ USA में हुआ। किस तरह देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के इन स्टेप्स को कि वो PSL को ग्लोबलाइज कर रहे हैं? एफर्ट्स हैं, कोशिश कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्शन देने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड को 2 टीमें बेचनी है और अच्छे पैसों में बेचनी है। फिर मजीद प्लेयरों को पाकिस्तान के डोमेस्टिक के चांस मिलेगा PSL में। इंटरनेशनली भी प्लेयर अच्छे आएंगे तो उनकी कोशिशें हैं जो रंग ला रही हैं। पहले लंदन में एक लॉर्ड्स पे रोड शो किया, अब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे एक शो किया है। तो खबरें यही आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए हैं। अल्लाह करे दोनों टीमें अच्छे पैसों में बिके। अभी तक तो कोई ऐसी मुझे नहीं समझ में आ रहा
कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आया हो। कुछ इन्वेस्टर से जो एकदम से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि थोड़े पैसे ज्यादा हैं, निगोशिएट करेंगे, टीमों की जो बेस प्राइस है उसके ऊपर तब जाके बिडिंग होगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखभाल करके इन्वेस्टर्स को लेके आना होगा। ये दो टीमें अगर अच्छे पैसों में बिकती हैं, जाहिर है आखिरी जो मुल्तान सुल्तान बिकी थी वो $6.3 मिलियन पर मंथ के हिसाब से, पर सीजन के हिसाब से बिकी थी। तो वो पर सीजन अब आप 6.3 मिलियन से ज्यादा चाहिए। उस हिसाब से देखें कि अब ये इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं या नहीं। एक अमरीकी एक ग्रुप है जो हैदराबाद के नाम से टीम खरीदना चाहता है, एक यूके का एक इन्वेस्टर है। तो 3-4 इन्वेस्टर जरूर है, लेकिन अभी उनको थोड़ी सी ये एक जिसे कहते हैं ना एक हिच है कि वो ये चाहते हैं कि थोड़ी सी प्राइस के ऊपर बात की जाए। बिल्कुल सही। लेकिन जो कुछ मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ, गलत हुआ या सही हुआ, हम उस बहस पे नहीं जाते, लेकिन जो भी फियास्को हुआ उसका इम्पैक्ट क्या नई जो फ्रेंचाइज के ऊपर आएगा? क्योंकि थोड़ा सा रिलेक्टेड होंगे, थोड़ा हेजिटेट करेंगे। यहाँ पे नए ओनर के पीसीबी का ताउन किस तरह से रहता है, पीसीबी के मामला उनके साथ किस तरह रहते हैं, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी। देखिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। एक रूल होता है कि आप क्रिकेट बोर्ड की एक फैमिली का हिस्सा बने, पीएसएल की फैमिली का हिस्सा बने। उसमें रहते हुए आप तजावीज़ पेश करें, ना कि आप किसी पॉडकास्ट में जाएं, ना कि आप ट्विटर पे जाके क्रिटिसाइज करें। आप आएं, आप बैठें, मीटिंग में बताएं, मीटिंग में सजेशन दें, मीटिंग में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। तो अब जो आने वाली टीमें होंगी, जो अब आने वाले इन्वेस्टर्स होंगे, उनको पता होगा कि हमें पीसीबी से कंप्लायंट होना होगा, हमें पीसीबी की जो भी चीजें हैं उनको फॉलो करना होगा। हाँ, अगर हमें कोई शिकायत है तो हम मीटिंग में बैठें, मीटिंग में बताएं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसी के ऊपर एक एक्शन लिया, टर्मिनेशन का एक नोटिस दिया, उस नोटिस का जवाब दिया और जवाब देते देते वो नोटिस भी फाड़ दिया, जो कि डिसिप्लिन की बड़ी वायलेशन थी, बड़ी खिलाफ वर्जी थी। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना अच्छा काम करने के बाद, मुल्तान में उस साउथ की बेल्ट पर इतना कोचिंग का काम करने के बाद बड़ा मायूस कुन था कि तरीन ग्रुप इस तरह से मुल्तान सुल्तान से अलहदा हुआ। ठीक है। और आपके पास कोई इंसाइट है कि इस वक्त जो दो नई टीमों की आमद की बात हो रही है, उससे जो पुराने फ्रेंचाइजीज हैं वो कितना, जो ओनर हैं वो कितना इससे खुश हैं या वो कितना उसको वेलकम कर रहे हैं? क्योंकि मेरे ही शो में नदीम उमर साहब थे गुज़िश्ता हफ्ते, तो उन्होंने ये कहा कि जायदाद वही है और दो भाइयों की आमद है, अब जायदाद में मजीद बंटवारा होगा। तो इस जुमले से अंदाजा होता है कि शायद फ्रेंचाइजीज नहीं चाहती हैं कि मजीद जो है वो दो टीमें और इंडक्ट हो, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर उससे एक्सपेंस बढ़ जाएंगे और जो रेवेन्यू उसमें शायद कमी हो जाए। देखिए, कोई भी चीज होती है, कोई भी कंपनी होती है, वो ग्रो करती है। कोई भी फैमिली होती है वो ग्रो करती है। पहले अगर 4 बच्चे होते हैं, उन 4 बच्चों की फिर शादी होती है, फिर मजीद बच्चे पैदा होते हैं, तो खानदानों में, विरासतों में इसी तरह तकसीम होते हैं फिर पैसे, इसी तरह मुनाफा तकसीम होता है। और मेरे हिसाब से तो नदीम उमर बड़े लकी हैं, उनकी सबसे सस्ती फ्रेंचाइज थी $1.1 मिलियन की, और जिस तरह उन्हें पूल में शेयर मिलता है उस हिसाब से तो बड़े लकी हैं। आगे भी जब टीमें आएंगी, जब 8 टीमें होंगी, तो स्पॉन्सरशिप भी बढ़ेगी, मैचेस भी बढ़ेंगे, पैसे भी बढ़ेंगे, और फिर जाहिर है पूल में अगर शेयर होगा तो मेरे हिसाब से तो अगर वो पहले $95 मिलियन का पूल होता था, तो वो फिर 120 मिलियन बढ़ेगा, और 2 अगर लोगों में बढ़ेगा तो उन 2 के पैसे भी पाकिस्तान सुपर लीग ही कमा के देगी। ठीक है। शायद भाई, हम सब आईपीएल की बात करते हैं कि आईपीएल इज द वन ऑफ द बिगेस्ट लीग इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। आईपीएल के भी हम देख रहे हैं कि ब्रांड वैल्यू जो है वो फ्रेंचाइजीज की कम हुई है और बहुत ज्यादा कम हुई है। खासतौर से सनराइजर हैदराबाद तो 34-35% उसकी ब्रांड वैल्यू कम हुई है। जब आईपीएल जैसी बड़ी लीग की ब्रांड वैल्यू फ्रेंचाइजीज की कम हुई है, क्या पीएसएल से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करेगा और उस तरह से जो मॉड्यूल है, जिसमें पीएसएल पे हमेशा से तनकीद होती है इसके रेवेन्यू मॉडल के ऊपर कि इसका जिस तरह रेवेन्यू जनरेट होता है उससे शायद फ्रेंचाइजीज को वो उसका शेयर नहीं मिल पाता, आपको लगता है कि इसके इंपैक्ट पीएसएल पे भी आएंगे? देखिए, आएगा तो यकीनन आएगा, इसलिए कि जब आईपीएल जैसी चीज जहाँ पे इतना बड़ा कंज्यूमर है, 1.4 बिलियन पीपल कंज्यूमर्स हैं, अगर उन 1.4 बिलियन में से 1/4 लोग भी अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आईपीएल बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी ब्रॉडकास्ट राइट्स में भी फर्क आ रहा है,
और बहुत सी चीजों में आ रहा है, तो जिसकी वजह से उनकी स्पॉन्सरशिप वैल्यू, उनकी जो ओवरऑल वैल्यू, उसमें कमी आई है। अब ये भी सुनने में आ रहा था कि इंडियन मीडिया ने ये खबरें दी थी कि आईसीसी के जो ब्रॉडकास्ट राइट $3 बिलियन के इंडियन रीजन के थे, वो जियो स्टार उसमें कमी करना चाह रहा है। आईसीसी को नए ब्रॉडकास्टर की तलाश है, ऑल्दो कि आईसीसी ने और जियो स्टार ने उसका डिनायल भी पेश कर दिया। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि अगले साल से आईसीसी के रेवेन्यू में भी कमी आएगी और आईसीसी जो फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने मेंबर मुल्कों में, उसमें भी 30% कमी आएगी। यानी हर मेंबर बोर्ड को जो पैसे मिलते हैं उसमें उससे 30% कम मिलने वाले हैं। तो ग्लोबली एक फर्क पड़ा है। अगर आईपीएल पे फर्क पड़ सकता है तो दूसरी लीग पर भी यकीनन फर्क पड़ेगा। और अभी इंग्लैंड की एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने टाइम्स अखबार में इंटरव्यू दिया है कि उन्हें फ्रेंचाइज लीग में गैम्बलिंग और मैच फिक्सिंग के अलावा रेसिज्म के ऊपर भी बहुत शुकूक व शुबहात हैं, बहुत तशवीश है। और उन्होंने तकरीबन 100 रिपोर्ट्स इस 2025 में इशू किए हैं। तो जिससे तो लग रहा है कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो फ्रेंचाइज लीग होंगी उनके ऊपर थोड़ा ज़ाहिर स्पॉन्सरशिप का फर्क पड़ेगा। और हमें और आपको पता है कि फ्रेंचाइज किन पैसों पर चलती है। बिल्कुल सही है। और पीएसएल का जो बीज है वो आहिस्ता तनावर दरख्त बन रहा है और ये तनावर दरख्त बनते हुए हम ऐनी शाहिद हैं। और तारीख इस बात की है कि जनाब पीएसएल जो है वो एक अच्छी लीग बनती नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद है शाहिद हाशमी, लेकिन शाहिद आफरीदी ने क्या कहा वो सुनते हैं। इनिशिएटिव है डेफिनेटली, बहुत बड़ा ब्रांड है पीएसएल हमारा और जाना चाहिए। जो रोड शोज हो रहे हैं, चाहे वो यूएस हो चाहे इंग्लैंड हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अवेयरनेस देनी चाहिए। 3-4 टीमें और निकल फ्रेंचाइज जानी है, तो उस हवाले से भी अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो करना चाहता है क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए, तो डेफिनेटली उसके पास भी अपॉर्चुनिटी है उस किसी एक टीम को लेने के लिए। होनी चाहिए, होनी इसलिए चाहिए कि बहुत सारे प्लेयरों को आपने सुना भी होगा या देखा होगा कि उन्हें पीएसएल की फ्रेंचाइज नहीं पिक करती। मे बी उनकी कोई दूसरी वजह, जो भी वजह हो, लेकिन यह है कि 2 टीमों की वजह से तो मेरे ख्याल में 15, 20, 40 प्लेयरों को और मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली वाई नॉट कि हमारे बच्चे नज़र आएँ जो अंडर 19 के या ए या शाइन टीम के जो प्लेयर्स हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत सारे अब एक्सपेरिमेंट कर लिए आगे वर्ल्ड कप सर पे, उससे पहले कि कुछ आध मैचेस हैं मेरे ख्याल में, तो अब ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी की कॉम्बिनेशन मिल गया होगा, आपने सबको ट्राई किया, बड़े प्लेयरों को बिठाया भी, खिलाया भी, तो मौका सबको दिया। अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कप्तान को एक टीम बना के दें ताकि वो प्लेयर्स भी कॉन्फिडेंट फील करें और कप्तान को भी पता हो। जी नाज़रीन, आपने शाहिद आफरीदी की गुफ्तगू सुनी। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, शाहिद ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि जनाब अब वर्ल्ड कप सर पर इसमें मजीद चेंजेस नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम अब शेप अप हो चुकी है और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, या अभी भी बहुत सारे ग्रे एरियाज आपको नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान की टीम ने इस साल काफी T20 खेले और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसके चेयरमैन को मोहसिन नकवी को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इतनी सीरीज, इतने मैचेस पाकिस्तान के लिए अरेंज किए। 34 मैच कभी भी साल में पाकिस्तान में नहीं खेले थे। और अगर मैं देखता हूँ 2025 का रिकॉर्ड, तो न्यूजीलैंड वो दूसरी टीम है जिसने 22 T20 इंटरनेशनल खेले। ऑस्ट्रेलिया ने 16 खेले और तीसरे खेले, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 34 खेले। इसीलिए सबसे ज्यादा खेलने की वजह से 21 पाकिस्तान में जीते, 13 हारे। लेकिन वो जो किलर इंस्टिंक्ट होता है वो पाकिस्तान की टीम में नजर नहीं आ रहा। और आपने जो जिन बड़ी टीमों से मैचेस खेले वो न्यूजीलैंड है, आपने 5 खेले, 4 हार दिए, 1 जीता। आपने इंडिया से 3 मैच खेले, तीनों आप हार गए। तो अब आपका पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया से 3 T20 जनवरी के एंड में खेलेंगे। तो आपने साउथ अफ्रीका को हराया जिसके 7 से 8 प्लेयर्स जो उनकी रेगुलर T20 की टीम में होते हैं वो नहीं थे। आपने बाकी श्रीलंका की टीम को, अफगानिस्तान की टीम को, जिम्बाब्वे की टीम को, उनसे खेला। और आपने बहुत सी आपकी कमियां नजर आ रही हैं जो आपने टारगेट चेज किए। 13 आपने पहले कमी की बात की तो चले, टीम तो एक तरफ है, शायद टीम तो एक तरफ है, आगा की कप्तानी पे भी बहुत बात की जा रही है। आपको नजर आ रहा है वर्ल्ड कप में आगा T20 के कप्तान होंगे? नहीं, अब तो बहुत देर हो गई। अगर आगा को तब्दील करना ही था तो सीरीज से पहले करते। अब यकीनन यही होगा। वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी भी चीज को रूल आउट आप नहीं कर सकते। 2 दिन पहले भी, टूर्नामेंट से पहले कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन अगर सेंसिबल अप्रोच होगी, सारी चीजें प्रॉपरली, जिस तरह इतनी अच्छे इकदाम किए कि इतने मैचेस पाकिस्तान टीम को दिए,
तो उस हिसाब से तो अब आगा ही बनते हैं, आगा के साथ ही जाना चाहिए। आगा एक ठीक है, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन ट्राई सीरीज के एक मैच में उसने 50 किया और वो एक हमेशा से ये एडमिट करता है कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मुझे आपको इम्प्रूव करना है। तो अगर एडमिशन है तो किसी प्लेयर में उसमें विल भी होगी कि मैं इसको मजीद बेहतर करूं, और कोशिश उनकी यही होनी चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप में वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, रेड बॉल के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि शान मसूद की कप्तानी का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है। फिर अजहर महमूद की जगह अब बात हो रही है, कयास आराइयां ये हैं कि मिसबाह उल हक बतौर हेड कोच टीम को ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सुनने में आया कि अजहर महमूद का जो कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2026 तक था, वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा, बल्कि जब जून में इस साल जब जून में उनको कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया था, या उनको ये कहा गया था कि वो एक इंटरिम कोच होंगे। ऑल्दो के पाकिस्तान में सारे कोच इंटरिम होते हैं, सारे कोच उबूरी होते हैं, किसी को अपनी किस्मत का पता नहीं होता। तो इंटरिम कोच होंगे वो मार्च तक, और मार्च का मतलब ये था कि वो बांग्लादेश की सीरीज भी सुपरवाइज करेंगे। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि उनको मार्च तक की पेमेंट करके और उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा, और मिसबाह उल हक एक ऑप्शन है आपके पास, और एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि आप रेड बॉल में भी माइक हसन को ले आए, अगर आप मुतमईन है कि वाइट बॉल के अच्छे रिजल्ट आए। तो ये दो एक ऑप्शन है, आप इनके ऊपर गौर करें, इसलिए कि पाकिस्तान ने अब बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलनी है, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, फिर वेस्ट इंडीज का दौरा करना है, फिर इंग्लैंड जाना है। बिल्कुल सही है। और बिग बैश में से पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं। बाबर आजम को आपको लगता है कि T20 क्रिकेट में बहुत सोच समझ कर डिसीजन करने चाहिए, क्योंकि अभी भी वो 2 रन बनाकर आउट हो गए, फिर शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करने से हटा दिया गया, उन्होंने एक ही ओवर में 2 बीमर करा दिए, रिजवान का ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। बिलखुसूस बाबर के बारे में बताइए कि मुझे याद है कराची किंग्स में 10 में से 9 मैचेस जो है वो कराची किंग हारी, एक मैच भी हमजा की वजह से जीत गए थे। अभी पेशावर ज़ल्मी के लिए उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है T20 में। बाबर आजम ने सही फैसला किया है बिग बैश खेलने का? बाबर आजम को तो अट्रैक्ट किया बिग बैश ने, और बिग बैश ने इस दफा पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ अपनी लीग को उठाने की एक कोशिश की है। उनकी लीग दुनिया की चंद बेहतरीन लीग में से है। अगर टॉप 3 लीग होती है तो उसमें बिग बैश जरूर आती है, और उनका अपना क्राउड बहुत एक्साइटेड होता है, आकर मैचेस बड़ी तादाद में देखता है, तो उनके लिए एक स्टार अट्रैक्शन थी। लेकिन पिछला एक साल बाबर आजम के लिए T20 ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतना अच्छा नहीं रहा। वो वनडे में भी सेंचुरी नहीं बना रहे थे, टेस्ट में भी इन एंड आउट होते रहे, T20 में भी उन्हें बड़ी मुश्किल से शायद आउटसाइड जो शोर मचा था उसकी वजह से माइक हसन ने लिया। ऑल्दो कि माइक हसन ने जब एशिया कप की टीम अनाउंस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बाबर आजम के पास बिग बैश का एक चांस होगा, वहां पे अपने आप को मनवाए और पाकिस्तान टीम में वापस आए, लेकिन वो उससे पहले ही पाकिस्तान की टीम में आ गए। मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, जिस तरह वो मतलब कंफ्यूज नजर आ रहे थे। एक तो मैच भी शॉर्ट हो गया था, 11 ओवर का मैच हो गया था 20 के बजाय, उसमें टाइम भी कम था, और फिर एक दो यहाँ पे कोच को भी थोड़ा सा आप जरूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि 11 ओवर के मैच में बाबर को आप ओपन करा रहे हैं, तो ये बड़ा एक अजीब सा डिसीजन नहीं था ये? नहीं, अजीब इसलिए नहीं था अली के फिर 7वें 8वें ओवर में बाबर आजम का काम नहीं था। 11 ओवर में फील्ड भी अगर पावर प्ले की कम पावर प्ले ओवर से तो उसमें फील्ड अंदर थी तो ऊपर से कोशिश की होगी, वरना जो सिडनी सिक्सर्स के कोच हैं ग्रेग शिपर्ड, वो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट के नंबर 2 कोच हैं, बल्कि कभी नंबर 1 भी हो जाते हैं। एडम वोजेस सबसे टॉप पे हैं, उसके बाद ग्रेग शिपर्ड है। ठीक है, अब तो थोड़ी बात करते हैं अंडर 19 में पाकिस्तान को फिर एक दफा इंडिया के सामने शिकस्त, तो ये 240 रन करने थे और पाकिस्तानी बैट्समैन हिम्मत हार गए। बिल्कुल, अंडर 19 लेवल पे हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। इंडिया का जो अंडर 19 का सिस्टम है कमाल का है, और वो बना के गए राहुल द्रविड़। वो अंडर 13 से अंडर 15 तक के 150 प्लेयर्स मुख्तलिफ रीजन से सेलेक्ट करते हैं। उन 150 प्लेयर्स को फिर 5 अदद जो सिटी एसोसिएशन है वहाँ भेजते हैं, वहाँ की नेशनल क्रिकेट, वहाँ की क्रिकेट एकेडमीज में भेजते हैं, और उसके बाद फिर उसे 50 पे लाते हैं, और 50 से फिर कम करके वो एक अंडर 19 टीम का एक स्क्वाड बनाते हैं। अभी उनकी अंडर 19 टीम इस साल इंग्लैंड गई, वहां जीती, ऑस्ट्रेलिया गई, वहां जीती, तो उस टीम का इतना अच्छा एक्सपोजर था, और फिर वो एशिया कप खेलने आई। तो वो बड़े मैच्योर प्लेयर हैं, और हमारी जो अंडर 19 टीम है वो भी अल्लाह अल्लाह करके सिलेक्ट हुई, बड़ी मुश्किल से हमने अंडर 19 चैंपियनशिप कराई, उसमें से हमने प्लेयर सिलेक्ट किए, और ये इनमें से बहुत से प्लेयर ऑल्दो
पिछले साल का अंडर 19 एशिया कप भी खेले, लेकिन उनकी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकी जितनी इंडिया की प्लेयरों की हुई भी है। उनके फास्ट बॉलर्स देखें, उनके स्पिनर्स देखें, उनके बैट्समैन देखें, बड़े मैच्योर थे। और हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हमें और 240 से कम में आउट करना चाहिए था। नीचे से आके उनके चौहान ने जो 40-45 बना दिए वो बड़े 46 थे। और फिर बैटिंग ऐसी की, ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की सीनियर टीम की जो खसलत है डॉट बॉल्स खेलना, वो इन जूनियर प्लेयरों में भी आई हुई है। 10 ओवर में 23 रन, 17 ओवर में 39 रन, 4 खिलाड़ी आउट, वहीं पे आप मैच हार गए। बिल्कुल सही है। आपकी क्रिकेट की काफी बात किया, हॉकी के हवाले से कि बड़े उम्मीदों के साथ पाकिस्तान की हॉकी टीम प्रो लीग खेलने के लिए गई थी, लेकिन विक्ट्री लेस रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। देखो, प्रो लीग बड़ी मुश्किल एक लीग है। पाकिस्तान को इसमें पहली दफा चांस मिला है। अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सपोर्ट किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। ये दो साल तो कम से कम पाकिस्तान से कोई उम्मीद ना रखें प्रो लीग में। अगर पाकिस्तान किसी तरह 8वें नंबर पर आ जाएगी इस 9 टीमों की लीग में, तो अगला साल भी पाकिस्तान को प्रो लीग का मिल जाएगा। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब ये 4 मैच हॉलैंड और अर्जेंटीना से थे। अब इसके बाद फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से होगा। उसमें भी आप कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। एक आध मैच अगर पाकिस्तान ने ड्रॉ कर लिया या जीत लिया, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फिर उसके बाद फरवरी में बेल्जियम और स्पेन से है। बेल्जियम पिछले साल प्रो लीग की नंबर 2 टीम थी। एक दफा ओलंपिक जीत चुके हैं, एक दफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ऑल्दो के सारे उनके प्लेयर पार्ट टाइमर होते हैं हॉकी के। फिर जून में पाकिस्तान को इंग्लैंड और इंडिया से खेलने हैं 4 मैच। वो पाकिस्तान को टारगेट करने चाहिए। ऑल्दो के बहुत से लोग कहेंगे कि हम शायद इंग्लैंड को और इंडिया को हल्का ले रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड और इंडिया वो टीम है जो पिछले साल प्रो लीग में नीचे के नंबरों पर आई थी। इसका मतलब है उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। उनको अगर टारगेट करेंगे, उनको अगर हराने की कोशिश करेंगे, कम से कम कोशिश करें कि 8वें नंबर पर आए, ताकि अगला प्रो लीग भी कंफर्म हो जाए। ये 1 साल सीखने के साल हैं। अभी इसमें कोई आप अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। शायद मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन जाते जाते आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, ये मेसी के साथ जो इंडिया ने किया, ये हमेशा अपने मेहमानों के साथ ऐसे ही करते हैं। स्टेडियम खाली करा के मैचेस कराने पड़ते हैं। शहरियार खान साहब के साथ जो इंडिया में, वो आपको भी पता है, हम सबको पता है। फिर पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ जो किया वो भी पता है कि बुला के जो है वो उनको इज्जत नहीं दे पाते। मेसी के साथ कोलकाता में जो मैच हुआ, ऑर्गेनाइज इतनी अच्छी तरह से नहीं किया। कलकत्ता तो फुटबॉल फैनेटिक हैं, फुटबॉल क्रेजी हैं। उनको और अच्छी तरह इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। एक प्लेयर को आप बुला रहे हैं और इतना क्राउड आया, उसमें से बेशतर क्राउड ने तो उसकी मैसी की प्रॉपरली शक्ल भी नहीं देखी, कोई ग्लिम्स, कोई झलक भी नहीं देखी, जो बड़ा मायूस कुन है। उन्होंने सही किया कि ऑर्गेनाइजर को पकड़ा है, उससे पैसे वसूल करवाने पड़ेंगे। जब इतने बड़े आप सेलिब्रिटी को बुलाते हैं तो उसमें आप क्राउड में इतना जज्बा होता है, उनको थोड़ा सा एंटरटेन करने की जरूरत होती है, ना कि मंत्री और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वो आ जाएं और वो सेल्फी। एक खातून को मैंने देखा कि 3-4 दफा उन्होंने सेल्फी मैसी के साथ बनाई। यकीनन वो कोई हाई प्रोफाइल खातून होंगी, जिससे क्राउड के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम हुआ। होना ये चाहिए था कि एक अकेले मैसी होते, एक कोई एंकर होता, ताकि कम से कम क्राउड उनको प्रॉपर्ली देख लेता और किसी को भी सेल्फी बनाने की इजाजत नहीं होती। बिल्कुल सही है। और यहाँ भी रोनाल्डिनो वगैरह आके गए और बड़े तरीके से जो इनको हैंडल किया गया, बड़ा उनको वार्म रिसेप्शन दिया गया। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस इन जी। हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे इस मुद्दे के बारे में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब मुझे ज्वाइन किया है मारूफ फुटबॉल एनालिस्ट और एक ऐसे फुटबॉल एनालिस्ट ने कि जिनकी दुनिया भर की फुटबॉल के हवाले से बड़ी गहरी निगाह है और भरपूर तबसरे और तज्जिया आप उनके मुख्तलिफ शोज़ में सुनते और देखते भी रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली तैयब, उनको शो में खुशामदीद कहेंगे। अली तैयब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ये बताइएगा कि जो भारत में जो भी कुछ मैसी के साथ हुआ, हम इससे पहले भी देखते रहे कि मेहमानों को बुलाया जाता है और उसके बाद उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। ये तमाम तरफियात के हवाले से क्या कहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। ये नाखुशगवार वाक़या जी कोलकाता में भारत में पेश आए और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि ऐसा वाक़या पेश आया। अगर आपको 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद होगा जो भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला गया था, तो उसमें भी जो है क्राउड ट्रबल हुआ था और वो मैच जो है वो अबैंडन क्या हुआ था, फॉरफिट हो गया था और वो उसकी जो विक्ट्री थी वो श्रीलंका को दे दी गई थी, जो इवेंचुअली उन्होंने जाके 1996 का वर्ल्ड कप का फाइनल लाहौर में कदाफी स्टेडियम में जीता था। और ये अब फिर नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ है, वही कोलकाता से, भारत से,
कि जहाँ पे लियोनेल मेसी, अब देखें, अब लियोनेल मेसी जो है वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में क्या मैं बोलूँगा, दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है, खिलाड़ियों में तो शुमार होता है, लेकिन बहुत से लोग रोनाल्डो को भी मानते हैं, लेकिन मेसी इज डन इट ऑल क्लब लेवल पे। मतलब ऐसा कोई खिताब नहीं है दुनिया फुटबॉल में जो उन्होंने अपने नाम ना किया। जैसे आपने 2022 में भी देखा था, कतर का वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता, तो उनकी एक झलक देखने के लिए भारत में ज़ाहिर है उन्होंने टूर किया, तो लोगों ने बहुत महंगे टिकट प्राइसेस देके उनको देखना चाहा। और हम आम लोगों की बात करें, इवन जो मेगा स्टार्स भी हैं भारत के अंदर, फ्रॉम देयर स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी टू देयर शोबिज़ फ्रेटर्निटी, इंक्लूडिंग शाहरुख खान जैसे एंड एवरीवन, वो उनके साथ एक तस्वीर भी खिंचवाना चाहते, लेकिन ये वाकया रूनुमा हुआ, वो आए और फिर क्राउड ट्रबल। अब मसला ये भी हो गया कि बहुत से जो उनके ऐसे स्पेक्टेटर्स से जिन्होंने टिकट लिया, वो अब रिफंड भी मांगना चाह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मतलब हमें तो इतने मतलब मेसी को नहीं देखना, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हो गए थे, इतना क्राउड ट्रबल हुआ था, तो उनको तो उनकी सिक्योरिटी लेगी, ऑब्वियसली इट्स लियोनेल मेसी, वो तो हेविली गार्डेड है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ भी देखनी पड़ेगी, और वो सबसे चीज़ है कि भारत जिस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसा नहीं है। अगर आप उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखें या कुछ भी देखें, मतलब भारत की वो स्टैचर या पोजिशनिंग नहीं है ग्लोबल फुटबॉल में। आई मीन आप लुक एट द एलीट यूरोपियन लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, इवन एशिया, इवन अब अफ्रीका का भी जो फुटबॉलिंग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, भारत का उसके आसपास भी नहीं है। तो ऐसा वो भारत इस तरह के इवेंट्स करके प्रोजेक्ट करना चाहिए कि जैसे वो ग्लोबल फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे लियोनेल मेसी जैसे स्टार्स आ जाएंगे तो जी फुटबॉलिंग की दुनिया में भारत जो है वो बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत कि आप ग्लोबल रैंकिंग्स भी देख लें कहाँ पे वो स्टैंड करता है, उनका अपना स्ट्रक्चर देख लें, तो ये भारत है। यहाँ तो ऐसा होना था, कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि ऐसा हुआ। क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड ट्रबल तो वहाँ पे होता ही रहता है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी मिसाल दी। और अब लियोनेल मेसी भी मैं समझता हूँ कि अगर, या उसके अलावा भी कोई और भी मेगा स्टार है जिसको कभी भारत बुलाना चाहे, तो वो एक बार नहीं 100 बार देखेगा कि उसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये भारत है और यहाँ पे तो ऐसी चीज़ें आमतौर पे होती हैं। ठीक है अली तैयब, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। अली तैयब हमें बता रहे थे, और इस तरह मैंने कहा कि पहला मौका नहीं है कि इंडिया में किसी गेस्ट को बुला के उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया। आपको याद होगा इससे पहले इस तरह भी अली तैयब भी बात कर रहे थे, 96 का वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद नदीम खान ने इस तरह तेंदुलकर को रन आउट किया था अपनी थ्रो के जरिए, उसके बाद स्टेडियम खाली करा के मैच खेलना पड़ा। शोएब अख्तर ने इस तरह तेंदुलकर को, ड्राविड को बैक टू बैक आउट किया, उसके बाद भी जो है वो स्टेडियम को जो खाली करा के मैच खेलना पड़ा 96 का वर्ल्ड कप का। अभी अली तैयब ने बताया, फिर शकील सिद्दीकी के साथ वहां पे इंडिया में जो भी कुछ हुआ वो सबको पता है कि किस तरह से उनके साथ जो है वो उनको जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया गया। फिर राहत फतेह अली खान के साथ जो भी कुछ वहां पे हुआ, फिर इसके साथ साथ शहरयार खान साहब जब मुज़ाकरात करने गए, मरहूम शहरयार खान साहब, उस वक्त बीसीसीआई उनकी सही से मेजबानी नहीं कर सका। तो ये एक सीरीज है पूरी कि किस तरह जो है वो इंडिया में होता है कि मेहमानों को आप बुलाते हैं, फिर उनको आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। यहां भी रोनाल्डिनो और रॉबर्टो कार्लोस जैसे फुटबॉल प्लेयर आके गए और क्या जबरदस्त उनका शानदार इस्तकबाल हुआ कि उन्होंने जाके भी उसकी फिर तारीफ की। तो जनाब अपने आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम कुछ अर्ज करेंगे तो फिर शिकायत होगी। भारत को अपने जो है रवैये पे और अपने अंदाजे मेजबानी पे नजरसानी करना होगी। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।